राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। निशुल्क टैबलेट मोबाइल योजना के क्रियान्वयन के लिए करेंगे जन संवाद। उत्तराखंड में नए साल पर तोहफों की बरसात। कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर फैसला। गोरखा राइफल का जवान नागालैंड में शहीद। दून के अनारवाला के रहने वाले थे हवलदार प्रदीप थापा। नए साल के स्वागत के लिए नैनीताल और मसूरी में सैलानियों का जमावड़ा। टिहरी में जश्न रहा फीका। मसूरी में बर्फ की तरह पड़ रहा पाला। लोगों की बड़ी मुश्किलें। सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल। उत्तराखंड में कोरोना। पिछले 24 घंटे में मिले 59 नए संक्रमित। प्रदेश में अब 255 एक्टिव केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। सीएम धामी सुबह 10:30 बजे तक शासकीय कार्यों को निपटाएंगे और सेवा आवास देहरादून को पूरा करेंगे शासकीय कार्य। और 10:30 बजे सीएम पहुंचेंगे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। निःशुल्क टैबलेट मोबाइल योजना के क्रियान्वयन के लिए जनसंवाद कार्यक्रम भी है। और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। और दोपहर 12 बजे सीएम जगत गुरु आश्रम पहुंचेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कार्यक्रम है। और सीएम धामी सुबह 10:30 बजे तक शासकीय कार्य निपटाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम आवास देहरादून 1:30 बजे पहुंचेंगे और शासकीय कार्यों को निपटाएंगे सीएम धामी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ चुकी है। हिना, सुबह 10:30 बजे सीएम शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए पहुंच रहे हैं और 1:30 बजे देहरादून आवास भी जाएंगे। आज के दौरे से जुड़ी क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आज पूरा दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं। अगर बात करें सुबह की, तो 10:30 बजे से पहले ही वह सीएम आवास में शासकीय कार्य को निपटाएंगे। इसके बाद देहरादून के एक राजकीय इंटर कॉलेज है, उसमें एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क टैबलेट और मोबाइल देने की जो योजना है उनका वितरण किया जाएगा। उसी में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल देंगे। इसके अलावा अगर बात करें 12 बजे की, तो 12 बजे हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी, जहां पर निरंजनपुर पीठधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनाथ महाराज के प्रथम संन्यास दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद जो है करीब 1:30 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून की वापसी करेंगे और सीएम आवास में ही जो है अपने सभी शासकीय कार्य निपटाने वाले हैं। तो लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है लगातार जनता के हित से जुड़े कार्य कर रहे हैं। बात करें तो कल कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्ताव रखे गए पर, और जिनमें 25 में से 25 पर जिस पर मोहर लगी, जिसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए। जैसे कि लगातार जो है पीआईडी जवान मांग कर रहे थे, तो उनको लेकर भी यहाँ पर सीएम अधिकृत किया गया ये मामला। और इसके अलावा ओपीडी शुल्क जो हर साल बढ़ता है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया कि हर साल जो 10% बढ़ता है पर्चियों का टैक्स जो बढ़ता है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कई सारे बड़े फैसले लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। विधवा पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन, इसमें भी बढ़ोतरी की है। अभी 1000 से 1200 रुपए कर दी गई थी, तो अभी जो है इस वाले कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1200 से 1400 जो है विधवा और वृद्धा पेंशन कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे अहम ऐसे फैसले लिए हैं, जैसे कि नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज बनेगा और टैक्स से लोगों को राहत देने के लिए नगर निकाय में जो भी गांव शामिल है उसमें व्यावसायिक भवनों पर जो है 10 साल में टैक्स बढ़ाया जाता है वो नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे अहम फैसले जो कि जनता के हितों से जुड़े हैं, ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अपनी कैबिनेट में लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आज का पूरा कार्यक्रम हमने आपको बताया सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां 10:30 बजे सीएम पहुंचेंगे
और साथ ही शासकीय कार्यों का जो भी उनके शासकीय कार्य है उन्हें निपटाएंगे और निःशुल्क टैबलेट और मोबाइल का भी आज वितरण होगा। जनसंवाद कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के लिए नए साल में एक दुखद खबर। नागालैंड में अपना फर्ज निभाते हवलदार प्रदीप थापा को शहीद हुए हैं। परिजनों का रो कर बुरा हाल है और गोरखा राइफल में तैनात हवलदार प्रदीप थापा शहीद। उत्तराखंड के लिए नए साल में यह दुखद खबर सामने आई है। नागालैंड में अपना फर्ज निभाते हवलदार प्रदीप थापा शहीद। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। शहीद के परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की बात उनके इस ट्वीट में कही गई है। तो अहम खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां आज देश नया साल मना रहा है तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में ये दुखद खबर सामने आई है और नागालैंड में अपना फर्ज निभाते हुए हवलदार प्रदीप थापा शहीद हुए हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून में नए साल में ये दुखद खबर सामने आई है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां पर निकाली जाएगी विजय संकल्प यात्रा। देहरादून स्थित रेस कोर्स गुरुद्वारे से सुबह 9 बजे निकलेगी यात्रा। दर्शन और पाठ श्रवण के बाद में होगी यात्रा की शुरुआत। विजय संकल्प यात्रा के दौरान 4 जगहों पर भी होंगी सभाएं और आज बीजेपी देहरादून से निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। देहरादून स्थित रेस कोर्स गुरुद्वारे से सुबह 9 बजे निकलेगी यात्रा और विजय संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग रहेंगे मौजूद। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज विजय संकल्प यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। और अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ कोरोना दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को 88 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में सर्वाधिक 48 संक्रमित। तो घर से स्कूल के लिए छात्राएं निकली थी। डीडी भारती इंटर कॉलेज मोहम्मदी में पढ़ती हैं ये छात्राएं। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तलाश कर रही है पुलिस। तो सीओ मोहम्मदी की ओर से जिले की कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र की पूरी घटना है। जिले की कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र की पूरी घटना अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर से एक खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 3 छात्राएं लापता हुई हैं। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। घर से स्कूल के लिए छात्राएं निकली थी और उसके बाद से ये लापता बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। डीडी भारती इंटर कॉलेज मोहम्मदी में पढ़ती हैं छात्राएं और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अब पुलिस तलाश कर रही है। हरिद्वार के शुक्रोत नदी में अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। लगातार हो रही शिकायतों के बाद अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है और मौके पर पहुंची के न्यूज की टीम के साथ खनन माफियाओं ने अभद्रता की और कैमरा बंद करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के बार बार सवाल उठाए जाने के बाद भी सरकार का इस पे कुछ न बोलना इस बात को दर्शाता है कि सरकार खुद अवैध खनन में लिप्त है। और 150 फीट तक नीचे जा चुकी है और मुझे बहुत ताजुब हुआ कि इतना अवैध खनन। कल मैं एक सुकरोत नदी में गया, जिसमें जो हरिद्वार जिले के अंदर आती है सुकरोत नदी, वहां पे मैंने लाइव देखा और पर्सनली जाके देखा तो मुझे बहुत ताजुब हुआ कि उस नदी में वो लगभग 150 फीट नीचे नदी जा चुकी है। इतना उसमें खनन हो चुका है, जबकि 5 फीट तक उसको अलाउ होता है खनन करने का। लेकिन वो नदी जो है लगभग 30 फीट, 35 फीट, 40 फीट और 150 फीट तक नीचे जा चुकी है और मुझे बहुत ताजुब हुआ कि इतना अवैध खनन आखिर हो कैसे रहा है। और दिन दहाड़े खनन हो रहा है, दिन दहाड़े भरी दोपहरी में वहां खनन लगातार चल रहा है और रात के अंधेरे में भी, खासकर रात के अंधेरे में उस खनन को अंजाम दिया जाता है। बहुत ताजुब की बात है और लगातार पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार के मंत्री इस मुद्दे को उठा चुके हैं, विधायक इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लगातार सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को लगातार अलग अलग जगह पे पूरे प्रदेश भर से खबरें आती हैं कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, इस जगह पे, इस नदी पे अवैध खनन हो रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी इस समय चुपकर सिंह धामी हो चुके हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे पे पूरी तरीके से चुप्पी साधते हैं।
गंगोत्री विधानसभा के डोडा ब्लॉक से कर्नल अजय कोठियाल का विशाल जनसभा को संबोधित किया और कर्नल कोठियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बर्बादी के लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। 21 साल से दोनों पार्टियों ने जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार में आएंगे तो युवाओं को रोजगार हम जरूर देंगे। इस प्रकार से लोग, महिलाएं छत में दूसरी मंजिल उसके ऊपर खड़े होकर के और फूल फेंक रही थी। किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन हमारे साथ चल रहे थे, आज मंच पे बैठे हुए हैं। किस प्रकार से सारे युवा एक जोश पैदा कर रहे थे, कर्नल सर आप चिंता मत करो, आप खाली आगे बढ़ते रहो, हम साथ में है ना, तो आपको तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये सब चीजें मैं देख रहा था तो वाकई में बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा। और इसी बीच एक खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर अल्मोड़ा में 5, चंपावत में 2 संक्रमित और कोरोना के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार में 9, पौड़ी में 3 संक्रमितों की जो संख्या है वो सामने आई है और उधम सिंह नगर जिले में 11 मामलों में अब तक कोरोना की पुष्टि हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वर्तमान में 302 एक्टिव मामले भी सामने आए हैं। और अहम खबर, उत्तराखंड में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ कोरोना जो है वो दिखाई दे रहा है और उधम सिंह नगर जिले में 11 मामलों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और उधम सिंह नगर जिले में अब तक 11 मामलों में पुष्टि, और अगर फिलहाल की बात की जाए तो 302 एक्टिव केस सामने आए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 302 एक्टिव केस सामने आने की बात, उत्तराखंड में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ कोरोना दिखाई दे रहा है। देहरादून में सर्वाधिक 48 संक्रमितों की संख्या, नैनीताल में 8, बागेश्वर व चमोली में 1 संक्रमित। और लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और हरिद्वार में 9, पौड़ी में 3 संक्रमित अब तक सामने आए हैं। उधम सिंह नगर जिले में 11 मामलों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 11 मामलों में कोरोना की पुष्टि। और साल 2021 का आखिरी दिन गुजर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि सभी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं, और जो सरकार इस साल में विकास कार्य किए गए हैं उनको आगे भी जारी रखा जाएगा। अंतिम दिन है और कल से हमारा जो कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी इस आने वाले 9 वर्ष बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो काम हमारा लगातार चल रहा है, हम अपने सारे टारगेट पुराने साल में ही पूरे कर रहे हैं और नए साल में ही पूरे करेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सेमिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पर काम करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए हम विभागों में अगले 10 साल प्लान बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया तो 2031 में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य होगा। पर आयोजित किया जा रहा है। उस सेमिनार में बहुत सारे सत्रों में अलग अलग चर्चाएं होने वाली हैं। 28,528 करोड़ रुपए का उनका 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं। मैंने भी इस सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। सभी लोग उस पर काम करें। होम स्टे हमारा आज एक प्रमुख हमारी प्रैक्टिस में आ रहा है। होम स्टे हमारे यहाँ का प्रमुख एक
आजीविका का कारण बनने वाला है, आगे चलकर आर्थिकी, इकोलॉजी दोनों को जोड़ने वाला, और उससे हमारे राज्य का काफ़ी चीज़ें, रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी सृजन होने वाला है। कल हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही 17,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने 17,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और साथ ही बहुत सारी सौगातें उत्तराखंड को सौंपी हैं। नहीं, उस पर देख रहे हैं, उस पर सभी से बात करेंगे। सर, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी की रैली, उसका मैसेज आप बतौर मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए की बहुत सारी परियोजनाओं को जो है कल शिलान्यास और लोकार्पण दोनों ही किया है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी लखवाड़ योजना, जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, वर्षों से रुकी हुई थी, उस योजना को स्वीकृति मिल गई है और 5700 करोड़ से भी ज़्यादा की योजना है। इसके साथ साथ एम्स का सैटेलाइट सेंटर का भी कल उन्होंने शिलान्यास किया है, पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया है, लगभग 9,000 करोड़ रुपए की बड़े हाईवे और रोडों का भी उन्होंने शिलान्यास किया। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं, गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा मुख्य मांगों को मानने के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त किया और नोएडा विधायक पंकज सिंह और गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। नोएडा प्राधिकरण पर किसान अपनी मांगों को लेकर 110 दिनों से धरना दे रहे थे।
देश भर में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं और उत्तराखंड राज्य में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कई फिल्मी सितारे भी इन दिनों पहाड़ों का दीदार करने के लिए यहां पर पहुंचे और हाल ही में शिल्पा शेट्टी भी अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने आई थी। फिल्मी जगत और पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच ओमिक्रॉन और कोरोना ने राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा रखा है। बाहर से आ रहे पर्यटकों की वजह से संक्रमण फैलने की भी आशंका काफी है। उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वो होटल की बुकिंग सुनिश्चित होने के बाद ही नैनीताल और मसूरी आएं। वहीं इस महामारी के बीच राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में भी लगे हुए हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी देहरादून के बाद हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला है। यही हाल अन्य दलों का भी है, जहां तैयारियों को लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड इन सभी चुनौतियों से कैसे निपटेगा। ये रिपोर्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन की दहशत के बीच देश भर में नए साल के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। नए साल के आने की खुशी के बीच लोगों में कोरोना और ओमिक्रॉन का डर है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और फिल्मी सितारे यहां पहुंच रहे हैं। बाहर से आ रहे पर्यटकों की वजह से संक्रमण फैलने की आशंका काफी है और उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे होटल की बुकिंग सुनिश्चित होने के बाद ही नैनीताल और मसूरी जाएं। नैनीताल और मसूरी टूरिस्ट प्लेस होने के नाते नए साल को यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो कृपया करके हमने एक योजना बनाई है कि नैनीताल और मसूरी वही लोग हैं जिनके पास होटल की बुकिंग है। बाकी लोग आएंगे नहीं तो उनको बुकिंग मिलेगी, ठंड इतनी ज्यादा है फिर उनको सड़कों में भटकना पड़ेगा और उससे ट्रैफिक जाम बढ़ेगा हमारा। तो ये हमारी अपील को सुने। दूसरा, देहरादून पुलिस ने भी और नैनीताल पुलिस ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पे, उत्तराखंड पुलिस के पेज पे एक अपना ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इस जनवरी फर्स्ट वीक में लगता है 4 लग जाएगी, तो उसको लेकर कितनी तैयार है पुलिस और किस तरह के निर्देश तमाम थाने चौकियों उनको दिए गए? हम तो पहले से ही चुनाव की तैयारी के मोड में आ चुके हैं। अपराधियों भी शिकंजा कसा जा रहा है, आपको पता है कितने हमने अभियान चला करके उसको किया है। आगे वो प्रिवेंटिव कार्रवाई बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 59 मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि 4 ओमिक्रॉन मरीजों की RT-PCR जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 222 हो गई है। इन सब के बीच राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारी में लगे हैं। इन्हीं तैयारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून के बाद हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। यही हाल अन्य दलों का भी है, जहां तैयारियों को लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने राज्य में तय समय के बाद चुनाव कराने का फैसला लिया है। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से बढ़ते मामलों को देखकर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए, सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उसके पास डबल वैक्सीनेशन की रिपोर्ट होनी चाहिए, अन्यथा उसका RT-PCR टेस्ट होगा और उसके बाद ही वो उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएगा। उसके साथ साथ सीमित संख्या में लोग आए, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि जिन लोगों की पहले से होटल्स में बुकिंग है वही केवल आ सकते हैं। जिनकी होटल्स की बुकिंग का प्रमाण नहीं होगा उनको आने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ ज्यादा रात को भीड़ भाड़ ना हो, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि नव वर्ष से संबंधित जो भी कोई कार्यक्रम है वो रात्रि 10 बजे तक ही हो सकेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद ये कार्यक्रम नहीं होंगे। तो सारी चौकसी बरत रही है सरकार और पूरी व्यवस्थाएं बनाई है शासन प्रशासन ने, और मुझे लगता है कि हम कोरोना को मात देने में सफल होंगे। देखिए, नया साल है, टूरिस्ट प्रदेश के अंदर आता है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिसको हम ओमिक्रॉन को रोक सकें, क्योंकि पिछले ये सबने देखा पिछले समय में प्रदेश की जो सरकार रही है ये कोरोना को रोकथाम में नाकारा साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना बेड की इनके पास पर्याप्त मात्रा थी, ना या ICU थे, ना वेंटिलेटर थे, ना या दवाइयाँ मिल पाई। लेकिन सरकार को ये चाहिए, चुनावी वर्ष है, क्योंकि चुनाव के समय में रैलियाँ भी हो रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पे 2 बार उत्तराखंड के अंदर आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस
उसको रोकथाम, कोरोना रोकथाम के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जिसको हम आगे बढ़ने से रोक सकें। इसलिए सरकार को अभी भी समय है कि अभी जो ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए सरकार कोई ऐसी नीति बनाए जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी भी स्वास्थ्य की रक्षा करे, और जो यहाँ पे प्रदेश में जो कोरोना को रोकथाम में भी हम कोई कारगर नीति बना सके। इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार को समय रहते इस पे कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो प्रदेश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। देखना होगा राज्य सरकार नए साल के जश्न और अगले साल विधानसभा इलेक्शन की तैयारियों के बीच कोरोना और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या कुछ फैसले लेती है। क्या राज्य सरकार नियमों को सख्त करेगी? क्या राजनीतिक दल अपने चुनावी कार्यक्रमों पर रोक पाएंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।